भारत में एक समय ऐसा भी था जब सन 1539 ईस्वी में भारत के मुगल सम्राट हुमायूं को शासक शेर शाह ने उसको पूरे भारतवर्ष पर शासन करने के प्रस्ताव को देके स्वयं सिर्फ बिहार और बंगाल की धरती पे शासन करने का वादा किया था। यानी भारत में मुगलों को जितना फायदा बिहार और बंगाल की धरती पे शासन करने से प्राप्त होता था, उतना फायदा तो शायद उन्हें पूरे उत्तर और मध्य भारत पर शासन करने से भी प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन क्या हुआ फिर बिहार के इतिहास में, जो हमारा बिहार आज ऐसे स्थिति में पहुंच चुका है। आज बिहार की 46% से भी ज्यादा जनता बेरोजगारी के दरवाजे पर खड़ी है। बिहार की 88% से ज्यादा जनता गाँव में निवास करती है, जिनका की मुख्य सहारा खेती है। बिहार में 93.60 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिनपे की खेती की जा सकती है। लेकिन बिहार में 28 नदियां होने के बावजूद बिहार की 43.80 लाख हेक्टेयर जमीन ही ऐसी है जिसपे की सिंचाई की व्यवस्था मौजूद हो। क्यों भी बिहार की हालत इतनी बुरी, आइए जानते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार का विकास और विनाश कुल 4 युग में किया गया है। जिसको जितना मौका मिला उसने उतना लूटा। मध्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन और भारत के खुद राजनेता। सन 260 बीसी से लेकर 1206 एडी के बीच बिहार जितनी तेजी से डेवलप हुआ, तब शायद विश्व में कोई ऐसा प्रांत होगा जो बिहार जितनी तेजी से डेवलप कर रहा होगा। इस समय बिहार में बौद्ध साम्राज्य, जैन साम्राज्य और वज्जी जैसे बड़े बड़े साम्राज्य जन्म ले रहे हैं, जिनकी विख्याति पूरे विश्व भर में जानी जाती है। इस समय बिहार में पूरे विश्व भर के लोग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते हैं। इस समय भारत के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार की धरती पर जन्म लेकर 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी विख्याति पूरब में बर्मा से लेकर उत्तर में कंधार तक मौजूद है। इसी समय 283 बीसी में चाणक्य ने बिहार की धरती पर जन्म लेकर पूरे विश्व को अपनी चाणक्य नीति की खुमारी बिखेरी थी। इसी समय 470 बीसी में आर्यभट्ट ने बिहार की धरती पर जन्म लेकर पूरे विश्व को आकाश गंगा का अध्ययन कराया था। ये युग बिहार में स्वर्ण युग से भी ज्यादा माना जाता है, लेकिन इसकी ख्याति क्षण होने में समय नहीं लगा। जब 12वीं सदी से भारत पे मुगलों का शासन शुरू हुआ, तब से बिहार की ख्याति जैसे कम होती चली गई। पहले मोहम्मद घोरी के द्वारा जब बिहार की कई जगहों से बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ा गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की एक मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। तभी शायद बिहार के स्वर्ण अक्षरों में रचा इतिहास इस नालंदा विश्वविद्यालय के साथ चलने लगा। और शायद यही समय रहा हो जब बिहार की विकास धीमी पड़ गई। फिर भी बिहार की स्वर्णिम धरती इतनी फली फूली थी कि कोई भी शासक अगर पूरे भारतवर्ष के साथ अगर दिल्ली पे शासन कर रहा हो, फिर भी वो बिहार की अनमोल मिट्टी को छोड़ने को तैयार नहीं। अगर मुगल सम्राट हुमायूं बिहार प्रांत को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर शासन करने से खुश होता, तो शायद उसे एक छोटे से शासक शेर शाह से मात खाकर पूरे भारतवर्ष को न गंवाना पड़ता। लेकिन तब बिहार की धरती ऐसी थी कि कोई भी शासक पूरे भारतवर्ष पर शासन करने के बाद उतना खुश नहीं होता था जितना कि उसे बिहार की धरती में शासन करने से खुशी मिलती थी। और इन्हीं शासकों ने बिहार की खूबसूरती को लूटने में सबसे ज्यादा रोल निभाया। इस समय बिहार में नदियों के किनारे वाले क्षेत्र से जो टैक्स वसूला जाता था, ये टैक्स पूरे भारत भर में वसूले जाने वाले टैक्स से ज्यादा था। लेकिन इसी के बीच शासक शेर शाह ने भारत के सबसे बड़े राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। ये कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक मौजूद है। लेकिन इसके बाद 1760 ईस्वी में जब बक्सर के युद्ध के बाद भारत में मुगलों का अत्याचार खत्म हुआ, तब बिहार की धरती को लूटने की बारी थी अंग्रेजों की। भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिहार प्रांत को 2 विभाजन में चलाया गया। पहला 1760 से 1912 ईस्वी तक, जिसको कि बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रांत मौजूद हैं। और दूसरा 1912 से लेकर 1936 ईस्वी तक, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा प्रांत को 1936 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है। फिर 1936 के बाद बिहार से उड़ीसा प्रांत को भी अलग कर दिया जाता है। और 1936 से लेकर 2000 ईस्वी तक सिर्फ बिहार और झारखंड के प्रांत एक दूसरे के साथ एक स्टेट बना के रखते हैं। इस बीच ब्रिटिशर्स के द्वारा बिहार की जनता के बीच इतनी हद तक नफरत फैलाई गई, जिससे कि बिहार की जनता अपने ही इतिहास को भूलती जा रही थी। फिर भी 1857 ईस्वी में बाबू कुंवर सिंह ने ऐसी आंधी चलाई
इसमें लगा कि ब्रिटिश सत्ता और समाप्ति की ओर आ पहुंची है, लेकिन फिर भी अपनी नीतियों की बदौलत ब्रिटिश शासक इस जंग को भी जीतने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद भारत में कई नए आंदोलन चालू होने लगे, कई नए स्वतंत्रता सेनानी निकलने लगे भारत को आजाद कराने के लिए। जब भारत को 1947 में ब्रिटिशर से आजादी मिली, तब बारी थी अब बिहार को बिहारियों के द्वारा ही लूटने की। ऐसा लगता था कि सभी को बेसब्री से इंतजार था कब हमारी बारी आएगी बिहार को लूटने की। आप इस बात को जान के चौंक जाएंगे कि भारत को 1947 की आजादी के बाद और सन 2000 के बीच सिर्फ इन 53 सालों के शासन में बिहार में 35 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्रियों के पास जितने सालों के लिए सत्ता नहीं आती थी, उससे ज्यादा तो ये कई घोटाले कर चुके होते थे। अब हाल में ही रिलीज इस OTT सीरीज को जरूर देखिए, जिसमें दिखाया गया कि बिहार में कैसे 90 के दशक में राजनीति की जाती थी, किस तौर पे घोटाले किए जाते थे और राजनीति करने के लिए कैसे पिछले 15 सालों में यानी 2006 से 2011 के बीच इन 15 साल के कार्यकाल में बिहार में 55 से भी अधिक घोटाला किए गए और इन घोटालों की वजह से आज गरीबी का सामना हमारे प्रदेश को करना पड़ रहा है। बिहार के विकसित न होने और पीछे रह जाने में जितने जिम्मेदार हमारी राज्य सरकार है, उससे कई ज्यादा जिम्मेदार तो हमारी केंद्र सरकार है। भारत की आजादी के बाद से भारत में अभी तक भारत में दिए जाने वाले डेवलपमेंट फंड में बिहार को सबसे न्यूनतम धनराशि दी जाती है। नरेंद्र मोदी की सत्ता के आने के बाद जहां 103 मिलियन वाले बिहार राज्य को सिर्फ 50,000 करोड़ का विकास फंड दिया गया, वही सिर्फ 12.5 मिलियन वाले जम्मू कश्मीर राज्य को 1 लाख करोड़ का विकास फंड दिया गया है। क्यों किया जाता है इतना अधिक भेदभाव? कौन करेगा इसकी भरपाई? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।